हाय। बायोकेमिस्ट्री सुनते ही आपके दिमाग में सबसे पहले न्यूमेरिकल आता है, थोड़ी सी केमिस्ट्री आती है और कुछ कुछ फिजिक्स आती है। मैं भी जरा कुछ कुछ इसको इसी तरीके से बात कर लूं कि हाँ यार, बायोकेमिस्ट्री का मतलब न्यूमेरिकल्स होता है। और मेनली जो न्यूमेरिकल जो इस वक्त आज मैं बात करने वाला हूँ, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट और अल्फा हेलिक्स से रिलेटेड कुछ कुछ बातें मैं कर रहा हूँ। थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले सिंपल सा एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि फाइंड आउट द चार्ज ऑन द कैटरीना। आपके दिमाग में कैटरीना आते हैं और किसने पर? PH2 पर और PH8 पर। कैटरीना होते ही आपके दिमाग में फटाफट से कैटरीना कैफ चल जाएंगी और साथ में विकी कौशल भी चलने चाहिए। यहां मेरे लिए कैटरीना का मतलब असल में KATRINA नहीं है, इट इज कैटरीना। बेसिकली मैंने एक अमीनो एसिड सीक्वेंस लिखी है। आपको हो गया यार ये क्या बात हुई। ध्यान दीजिएगा, इस तरह का जब भी सवाल एग्जाम में आता है तो दिस K मीन्स एक्चुअली लाइसिन, A मीन्स एलेनिन, T means threonine, R means arginine, E means glutamate, E means glutamate, N means asparagine और A means alanine होता है। और अगर आप एक गेट का एग्जाम दे रहे हैं, IIT जाम दे रहे हैं, CSR नेट दे रहे हैं, तो वो लोग आपको यूजुअली ऐसा लिख के नहीं देंगे। वो सिंपली कैटरीना लिख देंगे कि भैया कैटरीना के ऊपर चार्ज निकालो, PH2 और PH8। आप ढूंढते रह जाओगे कि मामला क्या है। यानी कि जो पहली बात है वो आपको अमीनो एसिड्स को सिंगल लेटर में बोलना आना चाहिए अगर आपको इस तरह का सवाल सॉल्व करना है तो। यहीं पर जब मैं बात करता हूँ डिटेल के बारे में तो थोड़ा सा हम लोग एक डिफाइन करते हैं कि ज्यादा नंबर लाने की स्ट्रेटेजी क्या है। इस तरह का एक वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, यूनिट वाइज प्रिपरेशन करने की कोशिश करते हैं। और हम जो आपको मेनली फोकस कर रहे हैं वो कर रहे हैं सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन कीजिए अगर आप CSR नेट दे रहे हैं तो। जेनेटिक्स में अगर आपने इसी तरह का एक वीडियो देखा है, टेट्राहेब्रिड क्रॉस कैसे सॉल्व करते हैं, जेनेटिक्स अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। यहां पर मैं थोड़ा सा और डिफाइन करना चाहूंगा। मैं आपको बायोकेमिस्ट्री और बायोकेमिकल टेक्निक्स के कोर्स के बारे में बताऊंगा और इसका जो सब्जेक्ट वाइज वर्जन है, हमारा वाला वर्जन, वो किस तरीके का है। पहले जरा सवाल को सॉल्व कर लेते हैं कि ये वाला जो सवाल है ये सॉल्व कैसे होगा। सिंपल सा मैंने इसको मिटाया। मैंने कहा भैया जी जो सारा का सारा मामला है उसको मैंने लिखा KATREE। इसको जरा इस तरीके से लिखा जाए, N और A। आपने कहा हाँ जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। इसको लिखते ही मैंने सबसे पहला काम किया कि यहां पर मैंने कहा भाई ये तो NH3+ की कंडीशन हो गई और ये COOH की कंडीशन हो गई। ये मैंने प्रोटोनेटेड फॉर्म बनाई है, कंप्लीटली प्रोटोनेटेड फॉर्म। एक बेसिक सी टेबल जो हम लोग कोर्स के दौरान आपको बताते हैं कि एक छोटा सा ट्रिक आपको याद रखना है, वो होता है साइड चेन की पीके वैल्यूज। यहाँ पर पीके वैल्यूज अगर आपको पता है तो पीके वैल्यू क्या होती है, जहां पर आप उस पर्टिकुलर चीज के डिसोसिएशन के बारे में बात करते हो। डिसोसिएशन कांस्टेंट जो बेसिकली आपको बताता है कि इस जगह पर आपका दिए हुए चीज का, जिसके बारे में, ग्रुप के बारे में बात कर रहे हो, प्रोटॉन डिसोसिएट हो गया। प्रोटॉन डिसोसिएशन एट गिवन पीएच, इस दी हुई पीएच पर प्रोटॉन का डिसोसिएशन हो गया। आपने कहा यार थोड़ा सा केमिस्ट्री है, अब थोड़ा सा केमिस्ट्री तो है, हम कुछ कर नहीं सकते क्योंकि बायोकेमिस्ट्री है ये। बायोकेमिस्ट्री में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है, अगर आप CSIR नेट के सिलेबस को देखो तो उसमें स्ट्रक्चर ऑफ एटम है आपकी यूनिट नंबर 1 में। उसके बाद कंपोजिशन एंड द फंक्शन ऑफ द बायोमोलिक्यूल्स, जिसमें सारी की सारी बातें की गई है। इसमें जो तीसरी लाइन है यहाँ पर पीएच और बफर के बारे में बात कर रखा है। और चूंकि इसके पहले आपसे बायोमोलिक्यूल के बारे में बात की जा चुकी है तो जाहिर सी बात है आपसे आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट के बारे में भी बात की जाएगी, पीके के बारे में बात की जाएगी, सारी बातें की जाएगी। और ये आपकी पूरी की पूरी यूनिट नंबर 1 है। हमारे लिए बायोकेमिस्ट्री का मतलब, जब हम लोग पढ़ाने बैठते हैं तो हम लोग कहते हैं बायोकेमिस्ट्री सिर्फ ये नहीं है। बायोकेमिस्ट्री यूनिट नंबर 13 का ये वाला हिस्सा भी आपकी बायोकेमिस्ट्री है। और ये दोनों चीज मिलाकर बायोकेमिस्ट्री बनती है, तो लगभग ये 1.5 यूनिट हो जाती है CSR नेट की। और ये कैलकुलेशन क्या है इसके लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए वीडियोस को जरूर देखिए। यही एग्जाम अगर आप गेट एक्सेल बायोकेमिस्ट्री का दे रहे हो तो आपका सिलेबस हो जाता है ये वाला। ये सारी की सारी चीजें वापस मास स्पेक्ट्रोस्कोपी वगैरह जो हमने यहाँ पर ली है, ये यहाँ पर भी है, फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी यहाँ पर भी है, तो सब कुछ मामला कॉमन हो जाता है कुल मिलाकर अगर आप इसको ध्यान से देखो तो। क्रोमेटोग्राफी मजे की बात है, यहाँ पर नाम दिया हुआ है क्रोमेटोग्राफी एंड सेंट्रिफिकेशन। आपके CSR के सिलेबस में नाम नहीं दिया हुआ। कई लोग मुझसे कहते हैं कि नाम नहीं दिया हुआ तो आप क्यों पढ़ा रहे हो, तो मैं जरा आपको दिखा देता हूँ। ये एक शब्द दिया हुआ है सेपरेशन मेथड, उसके अलावा एक शब्द दिया हुआ है सेपरेशन एंड एनालिसिस ऑफ द कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड्स,
उसके बाद प्रोटीन प्यूरिफिकेशन, प्यूरिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स, ये दिया हुआ है। किससे करोगे भैया? तीन ही चीज लगाओगे, क्रोमेटोग्राफी, सेंट्रिफिकेशन और इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो इसलिए ये हिडन टॉपिक बोलता हूं मैं कि यहाँ है लेकिन नाम नहीं दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर ये प्रॉपर दिया हुआ है इलेक्ट्रोफोरेसिस वगैरह। तो प्यूरिफिकेशन मेथड में हम लेते हैं। इसी तरह से आईआईटी जाम बीटी अगर आप एग्जाम दे रहे हो तो वहां पर भी बायोकेमिस्ट्री एंड टूल एंड टेक्निक की दो सेपरेट यूनिट्स बनाई हुई है। तो ये जो कोर्स हमारा है पूरा का पूरा, जो कि जुलाई में शुरू होने वाला है, यूजुअली इसका टाइम इवनिंग 3:30 के आसपास होगा। लगभग 40 से 50 के बीच में सेशन होंगे। 60 घंटे का हम इस्तेमाल करेंगे इसमें समय आपका। 9 चिड़िया उड़ सेशन होंगे और लगभग 6 टेस्ट होंगे। उसके लिए आप मेंटली प्रिपेयर हो जाइएगा कि आप एक्चुअली इसी तरह की चीजें हमारे साथ करने वाले हो। जरा इस सवाल को सॉल्व कर लेते हैं कि के फॉर कैटरीना में जो मामला बन रहा है पीएच 2 पर, वो कैसे बन रहा है। चूंकि मुझे वैल्यूज याद है एच आर के के लिए, तो मैंने मेरी सुविधा के लिए यहां पर, चूंकि मुझसे गलती ना हो जाए, एच आर और के की जो साइड चेन का पीके है वो वैल्यू लिख दिया, पीके ऑफ द साइड चेन। ऐसे चूंकि यहां पर एक और चार्ज मॉलिक्यूल मुझे नजर आ रहा है ई और डी, ई और डी के लिए मैंने आपको याद दिला दिया कि भैया पीके ऑफ साइड चेन, पीके ऑफ साइड चेन इसका होता है 4 के आसपास वाला। मैं जरा पीके के कंसेप्ट के बारे में थोड़ा सा और बात कर लूं कि आपका कोई भी वैल्यू है पीके, पीके क्या होती है भाई? पीएच होती है जहां पर आप उस चीज के डिसोसिएशन के बारे में बात करते हो। अगर आप पीके से ऊपर के पीएच की तरफ जाओगे, यानी कि इफ हायर पीएच, पीएच इंक्रीज कर दो, पीके से ज्यादा का वैल्यू पीएच वाला हो, या पीके से नीचे की तरफ आप जा रहे हो, इफ लोअर द पीएच। अगर आपने पीएच लोअर कर दिया तो वो चीज जो भी जिसके भी ग्रुप के बारे में आप बात कर रहे हो, आप कहोगे कि वो प्रोटोनेटेड रहेगा। अगर आप पीएच कहोगे नहीं नहीं मैं हायर पीएच की तरफ लेके जा रहा हूं, पीके से ज्यादा के पीएच के बारे में बात करूंगा, तो हम कहेंगे उस जगह पर आप डी प्रोटोनेशन कर रहे हो। डी प्रोटोनेशन, हमने कहा भैया डी प्रोटोनेटेड कंडीशन क्रिएट कर ली। प्रोटोनेटेड का मतलब क्या है कि जो प्रोटोन है वो वैसा का वैसे चिपका हुआ है। डी प्रोटोनेटेड मतलब आपने उस जगह पर से प्रोटोन को हटा दिया। वापिस से पीके वैल्यू और पीएच वैल्यू को जरा ध्यान से देखोगे। मैंने आपसे कहा कि मैं पीएच 2 पर खड़े होके ये जानना चाहता हूं कि भैया लाइसिन तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारी जो मेन चेन वाला अमीनो ग्रुप है इसका क्या होगा। तो इसने कहा प्रभु मेरा जो पीके है ना उसका वैल्यू है 9.1। फिर मैंने कहा भैया एलेनिन तुम्हारा क्या होगा, तो इसने कहा यार मेरा जो पीके वैल्यू है वो है 2.4। तो मैंने कहा फिर पीएच 2 पर क्या बात करनी है। उसने कहा पीएच तो आपका कम है, और जब पीएच कम है तो आप कैसे रहोगे? प्रोटोनेटेड। यानी कि ये जो भाई साहब है ये ऐसे के ऐसे ही बने रहेंगे और ऐसे के ऐसे ही बने रहेंगे, तो ये क्या चार्ज डोनेट करेंगे? ये कहेंगे मैं तो अपना +1 दूंगा। यहां पर आ जाओ, इनके बारे में आप क्या कहोगे कि भैया ये भी प्रोटोनेटेड रहेंगे, ये अपना प्रोटोन डिसोसिएट नहीं करेंगे क्योंकि पीएच तो कम है, और लोअर पीएच पर कोई चीज क्या होती है? प्रोटोनेटेड होती है। हमने कहा भैया ये तो अभी जीरो चार्ज है क्योंकि ये न्यूट्रल कंडीशन रखेगा अपनी। COOH अगर प्रोटोन रिलीज करे तो क्या बनेगा? COO-, नेगेटिव तो बन नहीं रहा। अभी मैं बात कर रहा हूं विशुद्ध रूप से पीएच 2 के संबंध में, ध्यान दीजिएगा। फिर मैंने कहा यार साइड चेन के बारे में बात करते हैं, साइड चेन का मामला क्या है। मैंने कहा यार देखो ये साइड चेन है, इसकी साइड चेन जैसे मैंने आपको बताया 10.5 का मामला है। इसकी साइड चेन कैसी रहेगी? प्रोटोनेटेड रहेगी, क्योंकि लो पीएच के बारे में बात हो रही है। इस वाले की भी साइड चेन के बारे में हमें बात करनी है। हमने कहा ये भी प्रोटोनेटेड रहेगी। ये वाली जो साइड चेन है इसकी COOH, अगर आपके स्ट्रक्चर आपने याद किया हुआ है, जो कि मैं आपको ट्रिक सिखाने वाला हूं इस कोर्स के दौरान, प्रोटोनेटेड रहेगी और ये भी आपकी प्रोटोनेटेड रहेगी। हमने कहा यार जरा ध्यान से देख लेते हैं वापस। अगर कोई पॉजिटिव अमीनो एसिड की साइड चेन प्रोटोनेटेड रह जाए तो वो क्या कहेगी? मैं भैया +1 का कंट्रीब्यूशन करूंगा। इसने कहा मैं भी अपने +1 का कंट्रीब्यूशन करूंगा। आपने कहा बीच वालों के बारे में बात क्यों नहीं कर रही? मैंने कहा यार नहीं कर रहा मैं, एलिफेटिक है यार, पोलर है, प्रोटॉन डिसोसिएट नहीं करेंगे। जरा आगे वाले के बारे में बात करें। इसकी जो साइड चेन होती है वो होती है COOH, और उसका वैल्यू मैंने क्या लिखा है? 4 के आसपास। और अपन बात कहां पर करना चाहते हैं? 2 पर। तो 2 के मुकाबले 4 ज्यादा है, चार ज्यादा प्रोटोनेटेड रहेगा, लेकिन COOH अगर प्रोटोनेटेड रहे तो क्या होता है? जीरो, जीरो।
ये वाला के बात इसके बारे में बात ही नहीं करनी है और इसकी साइड चेन के बारे में बात नहीं करनी है। मैंने यहां से यहां तक की सारी वैल्यूज को जोड़ा और बताया कि पीएच 2 पर इस कैटरीना के ऊपर चार्ज होगा +3। बात तो समझ में आई। यही कंसेप्ट मैं अगली पीएच के ऊपर लेके आऊं, मैं जरा इस बात को मिटा दूं। यही बात मैंने नीचे की तरफ लेके आया। मैंने कहा भैया देखो, पीएच 8 का मामला है और पीएच 8 का मामला है, तो पीएच 8 अभी भी 9.2 से कम है, तो ये तो अभी भी पॉजिटिव रहेगा, अपने प्रोटॉन का डिसोसिएशन नहीं करने वाला। लाइसिन की ये जो साइड चेन, इसका पीएच क्या है 10.5, ये मामला भी क्या होगा +1। इसको आप बात नहीं करनी, इसको बात नहीं करनी, ये भी भाई साहब आपके +1 ही रहेंगे। हमने कहा हाँ, लेकिन ई बोले तो ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड आते ही मामला क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। क्योंकि नहीं यार, यहां पर मुझे जो चार्ज रखना है वो रखना है कि भाई मैं डिसोसिएशन कर जाऊंगा, क्योंकि पीएच 8 4 से ज्यादा है, और पीएच अगर ज्यादा हो तो क्या होता है, डीप्रोटोनेशन। और किसी भी COOH का डीप्रोटोनेशन करोगे तो क्या होगा, -1। यहां पर भी क्या होगा, -1। मैं रिपीटेडली कह रहा हूं, आपको साइड चेन की स्ट्रक्चर ध्यान होनी चाहिए। इसीलिए जो पहली क्लास होती है उसमें हम स्ट्रक्चर याद करने के बारे में बात करते हैं। यहां पर इस वाले भाई साहब का मामला क्या होगा, -1। अगर मैं सारी चीजों को जोड़ूं, +3 और -3, कुल मिलाकर मामला क्या हो जाएगा, 0। बहुत बढ़िया, मजा आ गया। ये आपका एक बेसिक सा सवाल हो गया। ये बेसिक सा सवाल क्यों हो गया, क्योंकि आपने जब क्लास करनी शुरू की थी, तो ये जो क्लास का पूरा फॉर्मेट है वो कुछ इस तरीके से होता है कि डे 1 पर आपने अमीनो एसिड शुरू किया, केमिस्ट्री ऑफ अमीनो एसिड, इसमें स्ट्रक्चर सिखाते हैं, क्या क्या बेसिक चीजें होती है, कौन कौन से अमीनो एसिड किसका प्रिकर्सर होते हैं। यहाँ केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट, अल्फा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड क्या होते हैं, बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड क्या होते हैं, अल्फा 1 कब लगता है, अल्फा 1 2 कब लगता है, अल्फा 1 4 कब लगता है, 1 6 कब लगता है, बेसिक पॉलीमर्स क्या होते हैं, या लिपिड के बारे में, न्यूक्लियोटाइड के बारे में। फिर एक चिड़िया उड़ सेशन होता है। चिड़िया उड़ क्या होता है वो आप डिस्क्रिप्शन में देखिएगा। उसके बाद होता है एक टेस्ट। यहाँ हम मान के चलते हैं कि भैया बेसिक्स आपने बहुत रट्टा मार ली, शुद्ध रट्टाफिकेशन होता है, कोई दिमाग नहीं लगाना होता है इसमें, स्ट्रक्चर याद करनी है, ट्रिक्स पर बेस्ड स्ट्रक्चर्स याद करनी है। आपने सबको रट्टा लगाया, आपने कहा हाँ भाई मैं अब कॉन्फिडेंट हूं, और आपने एक टेस्ट दे लिया दोनों चीजों के बाद। उसके बाद हमने कहा भैया आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं। केमिस्ट्री में हमने कहा स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ो, क्यों, क्योंकि अगला टॉपिक आपको रेडियोएक्टिविटी पढ़नी है, और थोड़ा और आगे जाके आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़नी है। मॉलिक्यूल्स और केमिकल बॉन्ड पढ़ो, क्योंकि आपके सिलेबस में स्टेबलाइजिंग इंटरेक्शंस भी हैं, जो कि बॉन्ड्स के बारे में बात कर रहा है। एक बार फिर चिड़िया उड़ कर लो, चिड़िया उड़ करते चीजें याद हो जाएगी, हमें पता है याद होती है। फिर आपसे हमने कहा पीएच एंड बफर पर बात करो, तो ये जो पीआई वाली जो बातें हम कर रहे हैं यहां पर कर रहे हैं। आइसोलेशन, प्यूरिफिकेशन ऑफ डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी टेक्निक है बेसिकली, मजे की बात है, प्रत्यक्ष तौर पे किसी सिलेबस में लिखा है, किसी में नहीं लिखा है। जैसे इस वाले सिलेबस में ये नाम नहीं लिखा है, लेकिन यहाँ पर ये शब्द लिखा हुआ है, ठीक है, इसलिए क्रोमेटोग्राफी पढ़नी पड़ेगी, सवाल आता है। यहाँ पर आपने अगली प्यूरिफिकेशन मेथड पढ़ ली, सेंट्रिफिकेशन। और तीसरा आपने कहा कि भैया हम सेपरेशन एंड एनालिसिस ऑफ द कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड मॉलिक्यूल्स पढ़ेंगे, जिसमें हम केमिकल टेस्ट के बारे में बात करेंगे, उनके सेपरेशन मेथड्स के बारे में बात करेंगे। फिर हम पढ़ेंगे जेल क्रोमेटोग्राफी, ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, डीएनए और आरएनए का आइसोलेशन। और फिर एक बार फिर चिड़िया उड़ करना है आपको, चिड़िया उड़, और आपका जो बेसिक टेस्ट होता है उसके बारे में आपको बात करनी है, ठीक है। ऐसा करने करते आपका कॉन्फिडेंस लेवल टॉप पे पहुंच गया। अब आप पढ़ोगे शुद्ध रूप से केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी के बेसिक्स, यूवी एंड विजिबल, आपका फ्लोरेसेंस, सीडी, ओआरडी, आपका एनएमआर, ईएसआर, एक्सरे डिफ्रैक्शन, लाइट स्कैटरिंग, मास स्पेक्ट्रो। ये आपने फाउंडेशन तैयार कर लिया कि अब आप प्रोटीन स्ट्रक्चर और फोल्डिंग वगैरह आगे की तरफ पढ़ सकते हो। इसके बाद हमने प्रोटीन सीक्वेंसिंग मेथड पढ़े, ये आपका यूनिट 13 भी चल रहा है साथ साथ, 1 एंड 13 अगर सीएसआर के लोग हैं आप तो। डिटेक्शन ऑफ द पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन, रामाचंद्रन प्लॉट, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्सरी स्ट्रक्चर, क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर एंड प्रोटीन फोल्डिंग। एक बार फिर चिड़िया उड़, चिड़िया उड़ करते करते चीजें याद होगी, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। केमिकल काइनेटिक्स को हम एंजाइम के ठीक पहले ले रहे हैं। एंजाइम काइनेटिक्स आपका, इसके बाद मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटालिसिस। ज्यादातर बड़े एग्जाम्स में पूछा जाता है भाई कार्बोक्सीपेप्टाइडेज ए कैसे काम करता है, लाइसोजाइम कैसे काम करता है। एक बार फिर आपने चिड़िया उड़ कर लिया। चिड़िया उड़ करने के बाद आपने कहा भैया अब तो बायोकेमिस्ट्री पढ़ा दो, तो हमने कहा लो भैया बायोकेमिस्ट्री पढ़ लो। बायोकेमिस्ट्री में आपका जो मेटाबॉलिज्म है ये बड़ा आसान है, क्योंकि अब आपको मैकेनिज्म्स क्लियर है सारे के सारे, केमिकल काइनेटिक्स क्लियर है, बेसिक थर्मोडायनेमिक्स के फंडे क्लियर है।
मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड, चिड़िया उड़ सेशन एक बार फिर, जिससे कि हम आपको बार बार एसेस कर सकें कि आपने रट्टा लगाया नहीं लगाया। मेटाबॉलिज्म ऑफ अमीनो एसिड, मेटाबॉलिज्म ऑफ अमीनो एसिड, तो एक में हम डिग्रेडेशन के बारे में बात करते हैं, एक में सिंथेसिस, न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म और विटामिन का मेटाबॉलिज्म, एक बार फिर विटामिन की डिटेल क्लास, क्योंकि कई मैकेनिज्म वाले क्वेश्चन इसमें होते हैं। एक बार फिर चिड़िया उड़, ये देखने के लिए कि आपने इसको रट्टा मारा है नहीं मारा। फिर आपका लास्ट टॉपिक होता है थर्मोडायनेमिक्स एंड बायोएनर्जेटिक्स और ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, ईटीएस, और इस तरह से 56 सेशन हम लोग आपकी बायोकेमिस्ट्री के लेने वाले हैं, जो कि लगभग 2 से ढाई महीने में पूरा होता है। ये सब कुछ होता है बायोकेमिस्ट्री का कोर्स। लेकिन बायोकेमिस्ट्री के कोर्स में एक बार फिर फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द कैटरीना इफ मेकिंग द अल्फा हेलिक्स। अरे यार, कैटरीना के पीछे का है बड़े भैया, तो मैंने कहा देखो, के ए टी आर ई ई एन और ए। आपने कहा बीच के जॉइंट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। 7 को आप इससे मल्टीप्लाई करो, इट इज 105, और ये हो गया, ये आंसर आएगा ये वाला। आप कहोगे ये कहां से आया, एंगस्ट्रॉम। ये आया रामाचंद्रन प्लॉट की टेबल से, जिसमें कि हम बात करते हैं कि अगर अल्फा हेलिक्स बना रहे हो, स्पेशली राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स, तो डिस्टेंस बिटवीन टू कंटिन्यूस रेजिड्यू यूनिट्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो होता है 1.5, और आपने सीधे के सीधे कर लिया। सिंपल सा क्वेश्चन था। तो ये जो कैटरीना वाली जो कहानी है, ये आपको काफी कुछ समझ में आई होगी। आई होप सो कैटरीना से आप ऑफेंड नहीं हुए होंगे। इस तरह के ढेरों तरह के सवाल हम इस पूरे कोर्स के दौरान भी और यूट्यूब के ऊपर भी डालते रहते हैं लगातार। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि हाउ मेनी सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन अकर फ्रॉम ग्लूकोज अंडर एरोबिक डिग्रेडेशन, अब अगर इसके सवाल के बारे में आप जवाब देना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज इस सवाल का जवाब जरूर दीजिए कि इस सवाल का जवाब क्या आएगा। मजा आएगा काफी कुछ। अगर आपने वीडियो पूरा देखा होगा तो जरूर मजा आएगा। हमारे चैनल को लाइक्स जरूर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और बेल आइकॉन जरूर दबाइए नोटिफिकेशंस के लिए। आई गुरुजी ऐप डाउनलोड कीजिए और एक कोर्स के लिए शुरू हो जाइए, जो कि जुलाई में शुरू होने वाला है। थैंक यू वेरी मच।